आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरी पिकनिक की। ये कहानी 2 भाग की है, तो ये पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, जिसको मैं उसी के शब्दों में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, इसलिए हम सभी दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए हिमाचल के मनाली गए हुए थे। मेरे साथ मेरे दोस्त विवेक, अनिरुद्ध और दिनेश, हम चारों एक साथ अक्सर घूमने जाया करते थे। हम चारों के घर के लोग भी हमें एक साथ घूमने से कहीं मना नहीं करते थे। ये बात है 2017 की। हमने दिल्ली से बस पकड़ी और हम शिमला होते हुए मनाली जाना चाह रहे थे, और देखते ही देखते हम मनाली पहुंच गए। हम लोगों ने वहां पर होटल में कमरे लिए और सामान वगैरह रख दिया। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लगभग 1 हफ्ते तक कुल्लू मनाली सब घूमेंगे। हम लोग दिन में टैक्सी करके घूमने वाले थे और रात में वापस इसी होटल में रुकने का प्लान था। अगले दिन सुबह हम लोगों ने एक टैक्सी बुक की और उससे कहा कि हमें आज पूरा दिन एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल हो, तो तुम ऐसा करो कि हमें यहाँ के सबसे बड़े जंगल की तरफ ले चलो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, ये मनाली है, यहाँ तो हर जगह सिर्फ जंगल ही जंगल है। चलो फिर भी मैं आपको यहाँ के सबसे बड़े जंगल घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद हम चारों बैठ गए गाड़ी में और ड्राइवर ने लगभग होटल से 20 किलोमीटर दूर गाड़ी ले जाकर एक खतरनाक और भयानक से दिखने वाले जंगल के पास खड़ी कर दी। ड्राइवर ने हमसे कहा, भैया आप लोग यहाँ फ़ोटो खींच लो या जो भी करना है वो कर लो, लेकिन जंगल के अंदर ज़्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है और रास्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी वापसी के समय। और लोग कहते हैं कि ये जंगल ज़्यादा घूमने लायक नहीं है, यहाँ अक्सर बहुत कम लोग आते हैं। तब मैंने और मेरे सभी दोस्तों ने गाड़ी से अपना सामान बाहर निकाला जो हम पिकनिक मनाने के लिए लेकर आए थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर से कहा, भैया आप भी चलो ना हमारे साथ, पर ड्राइवर ने साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने कहा, नहीं तुम लोग अंदर जाओ, क्योंकि अंदर गाड़ी जा नहीं सकती है और मैं इसे गाड़ी को बाहर छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं गाड़ी में ही हूँ, लेकिन तुम लोग शाम तक जल्दी आ जाना, ज़्यादा अंधेरा मत करना। ड्राइवर ने इतना कहा और मैं और मेरे तीनों दोस्त हम जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े बड़े पेड़, चारों तरफ विचित्र विचित्र किस्म के पेड़ नज़र आ रहे थे। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। इस जंगल में आकर हमने सोचा थोड़ा और अंदर तक जाएंगे, वहीं पर बैठकर थोड़ा खा पी कर आगे घूमेंगे। खाने पीने के लिए हम सामान लेकर ही आए थे, लेकिन हम चारों बात करते करते लगातार अंदर की तरफ चले जा रहे थे। विवेक और दिनेश आगे आगे चल रहे थे और वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे, मानो इन यादों को कैमरे में कैद करके ही मानेंगे। इस बीच मैंने टाइम देखा तो घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे। ड्राइवर ने हमें 12 बजे ही जंगल में उतार दिया था, यानी हम लोगों को चलते चलते अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन हम लगातार अभी भी चले ही जा रहे थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, यार भूख लगी है, अब कहीं बैठकर थोड़ा खा लेते हैं और थोड़ी देर बैठेंगे फिर घूमेंगे। अनिरुद्ध की बात सुनकर मैंने उन दोनों को आवाज़ मारी और कहा, यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ा खा पी कर आराम करके चलेंगे। तब फिर विवेक और दिनेश आए और हम चारों ने बैठकर अपना खाना खाया और इधर उधर की बातें भी करने लगे और मजाक मस्ती चल ही रही थी। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक आराम किया। फिर हमने सोचा अब थोड़ा और आगे घूमते हैं, फिर वापस चले आएंगे। तो हम फिर जंगल की तरफ आगे चल दिए। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि हम जहाँ से होकर आए हैं उधर कैसे जाएंगे, क्योंकि अब रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तो भी हम बस चले ही जा रहे थे। हमने सोचा अब जंगल में काफ़ी दूर तक आ गए हैं और अब हमने बहुत घूम लिया है और हमको सही समय पर बाहर भी निकलना है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अब घड़ी में लगभग 5 बज चुके थे, यानी अब हमको 5 घंटे इस जंगल में घूमते हो चुका था। उसके बाद हम चारों वापस तो चल दिए। अब की बार हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि हम 5 घंटे इसके अंदर घूम रहे थे, तो हमको बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा ये सोच रहे थे। देखते देखते अब अंधेरा भी होने लगा था और अब जंगल अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा था।
जितना खूबसूरत ये दिन में लग रहा था, उतना ही डरावना और खतरनाक अब अंधेरे में दिख रहा था। और जंगल में चारों तरफ बहुत ही भयानक किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज चुके थे। 2 घंटे हो गए थे हमें जंगल में और हमें पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। हम ड्राइवर को फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्या ड्राइवर अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा बाहर या नहीं, क्योंकि हमने उससे कहा था कि हम 5 बजे से पहले आ जाएंगे और अब तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी हमको ऐसा लगा कि हमारे बगल से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा है। उसके कदमों की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी, लेकिन हमको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम चारों थोड़ी देर वहाँ रुके और उस आवाज़ को सुन रहे थे। आवाज़ लगातार तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन हम में से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन भाग रहा है और किसके कदमों की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमने अब वहाँ रुकना भी ठीक नहीं समझा। हमने कहा हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। हम चारों ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू रखी थी, लेकिन अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जिसका डर मुझे था वही हुआ। हम रास्ता भूल चुके थे और जंगल में भटक रहे थे, लेकिन हमने रुकना सही नहीं समझा। हम आगे की तरफ लगातार जा रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी के दर्द से तड़पने की आवाज़ आ रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जंगल में बहुत तेज़ तेज़ चीख रहा हो। अब ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ बढ़ती जा रही है और हमारा नाम लेकर हमें पुकार रही हो। विनोद, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो? दिनेश, अरे अनिरुद्ध, मुझे भी तो ले चलो। ऐसी आवाज़ें सुनकर हमारा खून अब जम चुका था, लेकिन हमने भी इस आवाज़ को पहचान लिया था, क्योंकि आवाज़ तो विवेक की थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विवेक तो हमारे साथ ही था। इसलिए अब हम चारों बहुत बुरी स्थिति में थे, लेकिन उस आवाज़ का रोना और तड़पने की चीख बढ़ती जा रही थी। बार बार हमारा नाम लेकर कह रही थी, अरे मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मानो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी से जान की भीख मांग रहा हो, और रो रो कर और तड़प तड़प कर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन हम सबको आवाज़ विवेक की लग रही थी और विवेक हमारे साथ ही था। अब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जंगल में आकर, क्योंकि ड्राइवर ने पहले ही बताया था कि जंगल के अंदर ज़्यादा दूर तक मत जाना। इस जंगल में जाना ठीक नहीं है। पर हम अब इस जंगल में भटक चुके थे और अब हम चारों के होश उड़ चुके थे। बस भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि भगवान अब हमें जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकाल दे। अब हमने सोचा कि अब बिना रुके भागते रहना होगा। इसके बाद हमने आगे की ओर भागना शुरू किया। हम कह रहे थे कि कहीं तो निकलेंगे, इसलिए हम चारों पूरी रफ्तार से भाग रहे थे और अब हम भाग भाग कर बुरी तरह से थक चुके थे। अब हमसे और नहीं भागा जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान बचाना है तो हमें भागना ही होगा। लेकिन हम कहाँ भाग रहे थे हमें पता नहीं, क्योंकि जंगल में चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें, और ऊपर से विवेक की जैसी आवाज़ भी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब हम चारों की सांस भी फूल चुकी थी, क्योंकि लगातार हम भाग रहे थे। अब दिनेश नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई लोग, अब मैं नहीं भाग पाऊँगा। अनिरुद्ध ने उससे कहा, जान बचानी है तो भागना ही होगा, क्योंकि यहाँ बस खतरा ही खतरा नज़र आ रहा है। मैं और विवेक एक साथ थे। थोड़ा आगे हमने उन्हें आवाज़ दी तो उन दोनों ने कहा, भाई अब नहीं भागा जा रहा है, हम दोनों बहुत थक चुके हैं। तो हम सब उनके साथ उसी घनघोर अंधेरे में अपनी फ्लैश लाइट जलाए हुए बैठे थे। लेकिन तभी ऐसा लगा हमारे सामने एक बड़े पेड़ से कोई बड़ी चीज़ गिरी और उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई दी। उस चीज़ पर दिनेश ने लाइट मारी तो दिनेश सहित हम सब के होश उड़ गए। अब मानो हमारी धड़कनें रुक जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमको विवेक की रोती और बिलखती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब हमारे सामने विवेक का कटा हुआ सर पड़ा था। विवेक अपना कटा हुआ सर देखकर रोने लगता है और बोलता है, क्या है ये क्या हो रहा है हमारे साथ? जवान तो हमारे हलक से भी नहीं निकल रही थी। लेकिन हमने कहा, विवेक, कोई हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहा है, ऐसा लगता है, पर हमें इसके झांसे में नहीं आना है।
अब हमने बिना समय गवाए हुए वहाँ से किसी भी हालत में बस भागना ही सही समझा। लेकिन कहाँ जाए, क्योंकि हम लगभग 4 घंटे से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ से बाहर निकल पाएंगे। इतनी देर में जो सब हमारे साथ हुआ, तो उसके बाद से हमारी हालत तो वैसे ही बहुत नाजुक थी, लेकिन हमको अब अपनी जान बचानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा जंगल और ऊपर से अंधेरा। ये जंगल दिन में हमें जितना प्यारा लग रहा था, वो अब इस अंधेरी रात में हमें एक मौत का जंगल नज़र आ रहा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना ही हमारे फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए जंगल में आ सकता था। ड्राइवर तो बाहर है या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तभी एक बार फिर से मैंने और मेरे साथियों ने सुना कि कोई फिर से चीख रहा है। अभी थोड़ी देर तक चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन अब फिर से आवाज़ गूंजने लगी थी। हमारे आसपास ऐसा लग रहा था कि कोई फिर से दर्द से तड़प रहा है। अब मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई हो, क्योंकि अभी तक विवेक की आवाज़ आ रही थी, पर अब हम चारों ने सुना हो आवाज़ दिनेश की थी। और दिनेश जैसे आने वाली आवाज़ भी बार बार यही कह रही थी, अरे मुझे लेकर चलो भाई लोग, मुझे पीछे क्यों छोड़ रहे हो। और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा हो और तड़प रहा था, पर दिनेश भी हमारे साथ ही था। ये आखिर कैसे हो सकता है। और हम मन ही मन भगवान से कह रहे थे, भगवान आज हम कहाँ फंस गए। लेकिन अब हम भाग नहीं रहे थे, क्योंकि हम पहले ही भाग भाग कर बहुत थक चुके थे। इसलिए हम अब बस चल ही रहे थे और लगातार चले जा रहे थे। लेकिन अब वो आवाज़ दिनेश की जैसी लग रही थी। वो अब ऐसा लग रहा था कि जंगल के आगे से भी आ रही है और पीछे से भी। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो उस दिन ऐसा लग रहा था बस आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तभी हमको एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिनेश और अनिरुद्ध थोड़ा पीछे चल रहे थे और मैं और विवेक थोड़ा सा आगे थे। तभी मेरे फ़ोन की लाइट सामने किसी चीज़ पर पड़ी। थोड़ा ध्यान से देखा तो सामने अब की बार दिनेश का कटा हुआ सर रखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कटा हो, क्योंकि खून साफ साफ बहता हुआ दिख रहा था। अब हमारी हालत ऐसी थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। पीछे लौट नहीं सकते थे, क्योंकि आगे से ही रास्ता हो सकता है बाहर निकलने का। लेकिन हम चारों ने इतनी देर से इतना सब देख लिया था, इसलिए हम रुके तो नहीं। और हम सब भगवान का शुक्र मना रहे थे कि हम चारों अभी ठीक हैं और चारों साथ में ही हैं। लेकिन इस बार भी जब से हमने दिनेश के जैसा कटा हुआ सर देखा, उसके बाद से ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो चुकी थी। हम चारों बस किसी तरह से निकलने की कोशिश में थे और घड़ी में समय अब 12 बज चुका था। तभी मुझे और विवेक को ऐसा लगा कि किसी ने एकदम से हमें धक्का देकर साइड कर दिया हो, और अनिरुद्ध और दिनेश को भी ऐसा ही लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को घसीटता हुआ हमारे बगल से लेकर जा रहा है, पर जो घसीट रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने उस पर लाइट मारी तो जो घसीट कर ले जा रहा था उसका चेहरा तो नहीं दिखाई दिया मुझे, लेकिन जिसको घसीट कर ले जा रहा था उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल अनिरुद्ध जैसा था। यकीन मानो, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, पर मेरी रूह अभी भी कांप रही है इस बात को बताते हुए। ये मेरे लिए एक सदमे से कम नहीं था। उस समय हम चारों यही सोच रहे थे कि भगवान, कोई गहरा सपना हो और हम बस नींद से जाग जाएं। अब ऐसा लग रहा था जैसे अनिरुद्ध तड़पता हुआ कह रहा हो, बचाओ मुझे, विनोद, विवेक, मुझे बचाओ। वो हम तीनों का नाम बार बार ले रहा था, लेकिन अनिरुद्ध तो हमारे साथ ही था। अब ये स्थिति बहुत नाजुक मोड़ पर थी, क्योंकि हम चारों ने एक के बाद एक ऐसी घटनाएं देखी। पहले विवेक के तड़पने की आवाज़, फिर उसका कटा हुआ सर, और उसके बाद दिनेश का कटा हुआ सर हमें रास्ते में मिला, और अब अनिरुद्ध जैसा ही कोई घसीटते हुए ले जा रहा था। ऐसा दृश्य देखकर हम चारों को पता चल चुका था कि इस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है वो ना तो कोई छलावा है, और अब हम बस यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम बचकर यहाँ से जा पाएंगे या नहीं। लेकिन वहाँ हम रुके नहीं। हमने कहा मरेंगे या फिर निकलेंगे यहाँ से। तभी ऐसा लगा कि जंगल में एक तूफान सा उठा। अक्सर जंगल में पेड़ पौधों की आवाज़ आती रहती है, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि तूफान बिल्कुल हमारे तरफ से होकर गुजर रहा हो। और उस समय तूफान की आवाज़ बहुत तेज़ लग रही थी। अंधेरी रात थी,
हमने अपने अपने हाथों में फ्लैश लाइट ले रखी थी। तभी वहाँ का माहौल पूरा धूल धूल हो चुका था और तभी ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया हो और मैं नीचे की तरफ खाई में गिरता जा रहा था। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि मैं नीचे की तरफ गिर रहा हूँ और चीख रहा हूँ, पर एकदम से सब बंद हो गया। मैं शायद उस दिन खाई में गिरकर बेहोश हो गया था, क्योंकि मैं खाई में नीचे बहुत ज़्यादा जा चुका था। तभी ऐसा लगा मुझे किसी ने नींद से जगाया हो और बार बार ये कह रहा था कि विनोद उठो। मेरी आंखें खुली तो मैं एक चट्टान के नीचे दबा हुआ था और मेरे पास विवेक खड़ा था। तभी विवेक ने मुझे बताया, विनोद तुम ऊपर से नीचे गिर गए थे। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, वो दोनों कहाँ हैं? विवेक ने मुझे बताते हुए कहा कि अनिरुद्ध और दिनेश टैक्सी में बैठे हैं, रास्ता हमको मिल गया है, हम रास्ते के करीब ही थे कि तुम नीचे गिर गए। मैं भगवान से शुक्र मना रहा था कि चलो कम से कम हमें रास्ता तो मिल गया और हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तभी विवेक ने मुझे थोड़ा संभाला और अपने साथ बाहर ले जाने लगा। विवेक थोड़ा आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे था। जो जंगल हम रात में भटक रहे थे, अब उस जंगल से हम बाहर निकल आए थे। सामने टैक्सी खड़ी थी। विवेक ने बताया कि अनिरुद्ध और दिनेश ड्राइवर के साथ अंदर हैं और मैं तुरंत भागता हुआ टैक्सी के पास गया और शीशे में हाथ मारने लगा। ड्राइवर ने खिड़की खोली। ड्राइवर अंदर ही सो रहा था और नींद में ही बोला, भैया ऐसा मत करा करो, कल दोपहर 12 बजे से आ रखे हैं और अब रात के 2 बज गए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जंगल के अंदर ज़्यादा मत जाना। इतने अंदर क्यों गए थे? मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ, बताओ। अभी तक आप लोग के चक्कर में यहीं पड़ा हूँ। बिना रुके ही ड्राइवर अपनी बात बोल रहा था और तभी उसने मुझसे कहा, बाकी 3 लोग कहाँ हैं? अब मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा 2 जने अंदर हैं और विवेक मेरे पीछे खड़ा है। ड्राइवर ने मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए कहा, पागल मत बनाओ, एक तो तुम्हारे चक्कर में पूरी रात में गाड़ी में बैठा हूँ और वो तीनों कहाँ हैं? ड्राइवर की बात सुनकर मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। मैं फिर तुरंत पीछे देखा तो विवेक भी मेरे पीछे नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी तो मेरे साथ आया था, तुमने देखा क्या? जो मेरे पीछे खड़ा था वो कहाँ गया? और वो 2 लोग जो गाड़ी में बैठे थे वो कहाँ गए? ड्राइवर ने मेरी बात सुनकर कहा, भाई रात में तुमने ज़्यादा तो नहीं पी ली? लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर अब मैं घबरा गया था, क्योंकि ना ही विवेक था मेरे पीछे और ना ही अनिरुद्ध और दिनेश गाड़ी में थे। उसके बाद मैंने ड्राइवर को अपनी सारी बात बताना शुरू की। मेरी सारी बात सुनकर उसने कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था आपको, ये जंगल ज़्यादा ठीक नहीं है, बाहर ही फ़ोटो वगैरह खींच लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन ज़्यादा अंदर मत जाना। पर आप लोगों ने मेरी बात कहाँ सुनी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा, नहीं मेरे तीनों दोस्त यहाँ हैं, मैं उन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने मुझे समझाते हुए कहा, अगर अब हम दोनों यहाँ रुकेंगे तो शायद हम दोनों में जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए चलो। ड्राइवर ने उसके बाद मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया और उसने कहा, अब नहीं रुकेंगे। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी ले जाकर मुझे होटल पर छोड़ा। लेकिन मैं उस समय क्या करता? मेरे तीनों साथी मेरे साथ नहीं थे। मैंने सुबह सबसे पहले जाकर पास के पुलिस स्टेशन पर सारी खबर दी और उनको सब कुछ बताया। मेरे सर पर पहले से ही चोट लगी थी और मेरी स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे पुलिस वालों ने पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और बाद में पता चला कि उस जंगल में कई दिनों की तलाश के बाद 3 लाश मिली। 2 के तो सर कटे थे और एक की 3 टुकड़ों में लाश मिली। उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे उनको देखने के लिए बुलाया। उनको देखकर अब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विवेक और दिनेश की सर कटी हुई लाश थी और अनिरुद्ध की लाश तो 3 टुकड़ों में पड़ी हुई थी। आज मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन शायद मैं उसी दिन मर गया होता। अब मुझे समझ में आया, हम रात भर भटकते रहे थे और फिर अचानक से कैसे जंगल से बाहर निकल पाए। मेरे उन दोस्तों ने मरने के बाद भी मुझे बचाकर बाहर निकाल दिया। अब उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा सदमे में रहता हूँ। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अभी भी मेरा इलाज चल रहा है मानसिक बीमार के तौर पर। आज मैं आपको ये अपनी बात बता रहा हूँ तो मेरे सामने उस दिन का सारा दृश्य नज़र आ रहा है और शायद मैं इस घटना को पूरी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा और पता नहीं मैं इस सदमे से कब बाहर निकलूँगा। मैं निकलूँगा भी या नहीं मुझे पता नहीं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।